नमस्कार साथियों, आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। साथियों, गत 9 वर्षों से देश की जनता के द्वारा दो बार प्रचंड बहुमत से चुने गए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विपक्षी लोगों और विपक्षी सांसदों के द्वारा उनके सम्मान में क्या क्या घिनौनी और भद्दी भद्दी गालियाँ यूज़ की जाती हैं, उन सब से आप पूरी तरह से परिचित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उनके लिए क्या क्या भद्दे भद्दे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उनसे भी आप भली भांति परिचित हैं। परंतु साथियों, एक शब्द आपको ज़रूर याद होगा और वो ये है कि मोदी तानाशाह हैं, मोदी अधिनायकवादी हैं और उन्होंने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि क्या आप ये जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से सबसे भी अधिक जो परफेक्ट तानाशाह, परफेक्ट अधिनायकवादी और परफेक्ट रूप से लोकतंत्र की हत्या करने वाले का खिताब अगर किसी प्रधानमंत्री को दिया जा सकता है तो वो हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत से कांग्रेसियों के द्वारा, एक विशेष परिवार के चाटुकार सांसदों के द्वारा, चाटुकार कार्यकर्ताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा मोदी जी के लिए एक शब्द और यूज़ किया गया है कि ये मुसोलिनी, हिटलर और स्टालिन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, अर्थात ये कहा गया है कि ये मुसोलिनी, स्टालिन या हिटलर की ही कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों का ज़रा भी मानसिक संतुलन ठीक होता, ज़रा सी भी इनमें सोचने समझने की शक्ति होती और सही ढंग से चीज़ों को समझते, निष्पक्षता के भाव के साथ समझते, तो वो ये पाते कि मुसोलिनी, हिटलर और स्टालिन की श्रेणी में अगर किसी को खड़ा किया जा सकता है तो वो भी पुनः देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये अभी मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। आपको शायद याद होगा कि एक मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिटलर का चेला ही कहा था और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था। मैं ये ऐसा जो मैंने अभी शब्द यूज़ किया नेहरू जी के लिए, अगर आप उसकी वजह को जानेंगे, मैंने ऐसा क्यों कहा, तो आपकी रूह कांप सकती है। आप ये सोचने को मजबूर हो सकते हैं कि क्या आज़ाद भारत में ऐसा हुआ था? देश का संविधान लागू होने के बाद देश में ऐसा घिनौना कृत्य किया जा सकता है सरकार के द्वारा? साथियों, बात 1957 की है। जम्मू कश्मीर में वहाँ के सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी। हड़ताल क्यों हुई थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी अपनी नौकरी को स्थायी करने की मांग कर रहे थे और वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे। शुरू में ये लगा कि हड़ताल जो है कुछ दिन चलेगी, परंतु जब उनकी मांगें सरकार के द्वारा नहीं मांगी गई तो ये हड़ताल जो थी बहुत लंबी खिंचती चली गई और अंतोगत्वा ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो गई। उस समय जम्मू कश्मीर में सदर रियासत या प्रधानमंत्री हुआ करता था और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे बख्शी गुलाम मोहम्मद। बख्शी गुलाम मोहम्मद उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे जिसके के शेख अब्दुल्ला थे और वर्तमान में जिसके के मालिक फ़ारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे अमर अब्दुल्ला हैं। तो जब वहाँ पे जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मियों की हड़ताल अनिश्चितकालीन होती गई, जम्मू कश्मीर में सफाई करने वालों की समस्या पैदा हो गई, गंदगी का अंबार लगने लगा, तो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री वही बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने पंजाब सरकार से बात करी। पंजाब में वाल्मीकि समुदाय के 2000 लोगों को उनने पंजाब सरकार से बात करके जम्मू कश्मीर लाने के लिए प्रार्थना करी और पंजाब सरकार इस पर राज़ी हो गई और 2000 वाल्मीकि समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर में सफाई के कार्य को देखने के लिए पंजाब से लाए गए। साथियों, अब इन वाल्मीकि लोगों के साथ जम्मू कश्मीर में जब जाने की बात हुई थी तो जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा पंजाब सरकार को यह आश्वासन दिया गया था कि जम्मू कश्मीर की इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और ये जो मैं नागरिकता कह रहा हूँ इसका अभी आपको आगे जाके पूरा क्लियर होगा कि ऐसी बात क्यों कही गई थी कि इन
2000 वाल्मीकि जो भाई जो पंजाब से लाए गए हैं उनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता दी जाएगी। उनके बच्चों को वहाँ की स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रवेश दिया जाएगा और उनको जो है नौकरियां भी दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां वगैरह सब दी जाएंगी। इस प्रकार की बात जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा पंजाब सरकार से कही गई थी। अब ऐसा जैसा कि वादा किया गया था जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा वाल्मीकि समुदायों के व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर में लाने के लिए, इस प्रकार का कोई भी वादा उनसे नहीं निभाया गया। यहाँ पर इन वाल्मीकि परिवारों के साथ जो खेल हुआ और उस खेल की वजह थी भारत के संविधान में मई 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 35A। अब ये आर्टिकल 35A क्या था? इस आर्टिकल 35A के अनुसार जिस दिन अर्थात 14 मई 1954 को भारत के संविधान में ये आर्टिकल जोड़ा गया। तो 14 मई 1954 को 35A जोड़े जाने के दिन से जम्मू कश्मीर की सरकार को ये अधिकार दे दिया गया कि वो जो है जिस व्यक्ति को चाहे, जिस समुदाय को चाहे, जिन व्यक्तियों को चाहे उनको कश्मीर की नागरिकता दे, स्थायी नागरिकता दे या ना दे, ये उनके ऊपर निर्भर है। और 14 मई 1954 से 10 साल पहले यानी कि 1944 तक जो लोग कश्मीर में आके बस गए हैं वो तो स्थायी नागरिक माने जाएंगे, लेकिन इस डेट के बाद यानी कि 14 मई 1944 के बाद जो भी व्यक्ति कश्मीर में आके बसा है उसको सरकार से नागरिकता लेनी पड़ेगी और उस नागरिकता से संबंधित जो अन्य लाभ होते हैं वो सरकार उनको देगी या नहीं देगी, ये जम्मू कश्मीर सरकार डिसाइड करेगी। ये उसका अधिकार, पूरे का पूरा अधिकार जम्मू कश्मीर सरकार को दे दिया गया। अब हुआ क्या कि जब ये वाल्मीकि समुदाय वहाँ पे पहुँचा उसको नागरिकता नहीं दी गई। अब यहाँ पर हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो तानाशाही पूर्ण रवैया है उसके हमें बहुत बढ़िया दिव्य दर्शन होते हैं, उनके अलोकतांत्रिक चरित्र के दर्शन हमें होते हैं और उनके अधिनायकवादी बर्ताव के या एटीट्यूड के भी हमको दर्शन होते हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान हमने अंगीकार कर लिया, हम पूर्ण रूप से गणराज्य बन गए। भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि ये संविधान में किसी भी चीज़ को बदला जा सकता है, कोई भी धारा समय की मांग के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है, किसी नई धारा को जोड़ा जा सकता है, किसी एग्जिस्टिंग धारा को हटाया जा सकता है। परंतु भारत के संविधान में कोई भी बदलाव करने के लिए पूर्णतः एक प्रोसीजर निर्धारित किया गया है और वो प्रोसीजर क्या है कि संविधान में संशोधन संबंधी कोई भी प्रस्ताव संसद के पटल पर रखा जाएगा। संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उसको 2/3 बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है और उसके बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद ही वो संविधान संशोधन लागू होगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि 35A संबंधी जो धारा संविधान में जोड़ी जानी थी उसको, इस प्रस्ताव को सदन के पटल पे रखा ही नहीं गया। हम लोगों ने मीडिया में बहुत सी बातें सुनी होंगी कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जोड़ दिया गया। तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए मैंने राज्यसभा सचिवालय से RTI मांगी थी। उस RTI में मुझको जवाब में ये कहा गया कि धारा 35A जोड़ने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा के पटल, सदन के पटल पर रखा ही नहीं गया तो उसके पास होने का सवाल भी नहीं होता है। तो ये बात सत्य साबित होती है जो मीडिया में आई थी कि उसको केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो धारा 35 से संबंधी प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास भेजा गया, उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा गया, सदन को बायकॉट करके, संसद के दोनों सदनों को हटा के, उनसे अलग करके 9वां प्रस्ताव रखा गया, 9वां प्रस्ताव पास हुआ। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नेहरू जी से ये पूछा कि
ये तो सदन के पटल पर नहीं रखा गया है, ये इस संविधान में कैसे जोड़ा जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने पंडित नेहरू को एक आधिकारिक लेटर लिखा। अब आप ये देखिए, उस आधिकारिक लेटर का जवाब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या दिया गया। ये दिया गया कि मैं इस संबंध में आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करूंगा और आपके सामने तथ्य रखूंगा। और ये ऑफिशियल लेटर भेजा गया, यानी कि राष्ट्रपति जी ऑफिशियल लेटर भेज रहे हैं, किसका कारण बताइए, और देश के प्रधानमंत्री ऑफिशियल लेटर में ये लिख के दे रहे हैं कि मैं आपको इसका कारण व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताऊंगा। ये बात अब जब संविधान में बदलाव करने संबंधी प्रस्ताव सदन में रखा ही नहीं गया, जैसा मैंने पहले कहा 2/3 बहुमत से उसे पास किया ही नहीं गया, तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कैसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। क्या ये लोकतांत्रिक बर्ताव था? अगर लोकतांत्रिक हम प्रधानमंत्री होते, अगर उनकी मानसिकता लोकतांत्रिक होती, तो वो 35A संबंधी प्रस्ताव जो संविधान में जोड़ने का उनके मन में विचार आया था, उसको कैबिनेट से पास करा के सदन के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में रखते, वहाँ पर इस पर बहस होती या नहीं होती, या ध्वनि मत से 2/3 मत से पास किया जाता और फिर ये राजेंद्र प्रसाद जी के पास हस्ताक्षर के लिए जाना जाता। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक अधिनायकवादी, अलोकतांत्रिक, पूर्णतः तानाशाही से भरा हुआ एक रवैया नहीं था? 35A संबंधी प्रस्ताव, संविधान में धारा जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव, और जिसके कितने भयानक परिणाम पंजाब से जो जिस वाल्मीकि समुदाय का मैंने जिक्र किया, उन वाल्मीकि परिवारों को भोगना पड़े, जिनका जिक्र मैं अब आगे करना जा रहा हूँ। इस प्रस्ताव को क्या सदन को बाईपास करके संविधान में जोड़ना उचित था? मेरी नज़र में तो ये घोर अलोकतांत्रिक, घोर अनैतिक और घोर अधिनायकवादी और तानाशाहपूर्ण रवैया था। अब बात आती है कि इन वाल्मीकि लोगों के साथ हुआ क्या। जो लोग आज हम देखते हैं मीम और भीम की बात करते हैं, मोदी सरकार पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं, और उसको आरोप ही नहीं लगाते, उसको जस्टिफाई करते हुए नहीं थकते हैं। उनकी आंखों के सामने भारत के संविधान की जो पल पल पर दुहाई देते हैं, उन लोगों की आंखों के सामने, उन लोगों की नाक के नीचे, भारतीय संविधान की नाक के नीचे जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने, आप सुनिए साथियों, कैसा क्रूर आदेश पास किया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने ये आदेश पास किया कि ये जो पंजाब से 2000 वाल्मीकि समुदाय लाए गए हैं, इनको जम्मू कश्मीर की सीमा के भीतर केवल और केवल सफाई कर्मी की नौकरी ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इनको कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, ना ही इनको नागरिकता दी गई, और ये उस पर से अध्यादेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया गया। वाल्मीकि समुदाय का कोई भी बच्चा अगर वो MBBS भी कर लेगा जम्मू कश्मीर के, अब तो कर नहीं पाया, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, वो कर नहीं पाया। अगर मान लीजिए वो कहीं से करके, बाहर से करके आ जाता, और अगर वो जम्मू कश्मीर में अपने परिवार के पास आता और वहाँ नौकरी पाता, तो उसको इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत केवल और केवल सफाई कर्मी की ही नौकरी मिलने का प्रावधान कर दिया गया था। और ये भारत के संविधान की नाक के नीचे देश में सबसे, जिनको कहा जाता है मॉडर्न, लोकतांत्रिक और मानव मूल्यों की रखवाली करने वाले की दुहाई के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत किया जाता है, उनके सामने ये सब हो रहा है और उनने इसका ज़रा भी विरोध नहीं किया। तो अब हुआ क्या फिर इन लोगों के साथ कि जब जम्मू कश्मीर विधानसभा ने यह आदेश पारित कर दिया कि जो भी वाल्मीकि समुदाय लाए गए हैं उनको सफाई कर्मी के अतिरिक्त कोई नौकरी नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला कर लिया कि जो भी 2000 वाल्मीकि परिवार पंजाब से लाए गए हैं उनको PRC इशू नहीं की जाएगी जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। PRC मतलब परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों को जम्मू कश्मीर की स्थायी नागरिकता नहीं दी गई। अब स्थायी नागरिकता जब नहीं दी गई तो इसका क्या
असर हुआ? इसका ये असर हुआ कि जो वाल्मीकि समुदाय के बच्चे थे, जम्मू कश्मीर में जो वाल्मीकि समुदाय आ गया था उनके जो बच्चे थे वो किसी भी अच्छे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए एक निश्चित लेवल के बाद उनसे वहाँ का नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जाता था कि आप अगर यहाँ के नागरिक हैं तभी पढ़ सकते हैं। और प्रोफेशनल कोर्सेज की तो बात ही अकल्पनीय है कि 12th पास करने के बाद किसी भी वाल्मीकि समुदाय का बच्चा डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या अन्य कोई प्रोफेशनल कोर्स जम्मू कश्मीर के उच्च शिक्षण संस्थानों से कर लेता, इसका रास्ता बंद कर दिया गया। किसी वाल्मीकि समुदाय के बच्चे को वहाँ से हायर एजुकेशन में दाखिला नहीं दिया गया। इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को अगर उच्च शिक्षा के लिए भेजना होता तो वो जम्मू कश्मीर से बाहर भेज सकते थे सरकारी संस्थाओं में, लेकिन जम्मू कश्मीर के रास्ते उनके लिए बंद थे। क्योंकि उनको स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया तो इन लोगों को, वाल्मीकि समुदायों के 2000 लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां भी नहीं मिल सकती थीं अगर वो पढ़ लिख के किसी योग्य हो जाते। उन वाल्मीकि समुदाय के लोगों को जम्मू कश्मीर के भीतर अनुसूचित जाति जनजाति का भी लाभ नहीं मिल सकता था, और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही थी उससे भी ये लोग वंचित हो गए। और ये अत्याचार इन लोगों पे 60-65 वर्षों तक चलता रहा और नागरिकता नहीं मिली थी साथियों। तो इसके लिए ये वाल्मीकि समुदाय के लोग किसी भी चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे, ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव में जो नगर निगम के चुनाव होते थे, या जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव होते थे, या जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते थे, या कोई भी अन्य चुनाव होते थे। वाल्मीकि समुदाय जो देश के भीतर था, पंजाब से लाया गया था, उसके ऊपर ये अमानवीय अत्याचार हो रहा था। और एक भी मानवाधिकार का रखवाला नहीं बोला कि इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों को मत के अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है। 60-65 साल तक यही ढर्रा चलता रहा। हर प्रकार की योजना से इनको वंचित रखा गया। वही योजनाएं जिनके कि वाल्मीकि समुदाय के लोग अन्य देश के किसी भी अन्य भाग में चले जाते तो उसके ये अधिकारी थे। और देखिए मीम भीम का सच, ये वाल्मीकि समुदाय जिन कॉलोनियों में रहता था उनको जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा रेगुलराइज नहीं किया गया, यानी कि ना पानी निकासी की व्यवस्था करी गई, ना उचित प्रकाश की लाइट वगैरह की व्यवस्था करी गई। जबकि जम्मू कश्मीर के नगर निगम के द्वारा जिन कॉलोनियों में ये वाल्मीकि समुदाय रहता था, जैसे कि बख्शी नगर और गांधी नगर वाल्मीकि कॉलोनी, इसकी अनुशंसा करी गई थी कि इन कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाए और इन वाल्मीकि समुदाय के ये लोग जो घरों में रह रहे हैं इनको सारी सुविधाएं दी जाएं। उन तक से इनको दूर रखा गया जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। ये है साथियों मीम और भीम का सच, जो आज लोग चाहे कोई भी हो विपक्षी पार्टियों में मीम और भीम की दुहाई देते हैं। मैं पूछता हूँ कहाँ गया था मीम और भीम का भाव उस समय? इन वाल्मीकि समुदाय जिनको आप भीम के नाम से संबोधित करते हैं, ये अमानवीय घृणित कृत्य आपने कैसे करा? कहाँ था उस समय मीम भीम का नारा? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? यदि आप ये देखिए कि यदि कोई वाल्मीकि समुदाय का बच्चा किसी निजी संस्थान से, जैसा मैंने पहले कहा, बाहर से शिक्षा ग्रहण करके आ जाता, तब भी ऐसे प्रावधान बना दिए गए केवल और केवल इस वाल्मीकि समुदाय के लिए कि जम्मू कश्मीर के भीतर उनको केवल सफाई कर्मी की नौकरी के अतिरिक्त कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। ये कितना घृणित कार्य है कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए जात पात लिंग के आधार पर आप ये कह दें कि इस व्यक्ति को अमुक नौकरी ही मिलेगी, इसके अतिरिक्त इसको कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। और देखिए साथियों, कहना नहीं चाहिए
कि इस नीचता की पराकाष्ठा इन कांग्रेसियों की, इस अब्दुल्ला परिवार की, कि इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों को बैंक से लोन तक नहीं लेने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। इसकी जड़ में वही सब बातें थीं। धारा 35A के जोड़े गए प्रावधान, ये वाल्मीकि समुदाय के लोग बेचारे बैंक से लोन तक नहीं ले सकते थे कि वो बैंक से लोन ले लेते तो शायद कुछ अपना सफाई कर्मी के अतिरिक्त अन्य धंधा शुरू कर देते। और ये व्यवस्था भी साथियों 60-65 साल तक चलती रही। और इसकी वजह था जम्मू कश्मीर के संविधान में जोड़ा गया था आर्टिकल 35A। इस समुदाय के ज़रा सोच के देखिए, इस समुदाय के लोग, इस समुदाय के बच्चे जब अपने ही समुदाय के वाल्मीकि समुदाय के अन्य बच्चों को देश के अन्य भागों में डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि ऊंचे पदों पर आसीन होते हुए देखते होंगे तो उनके दिलों पे क्या बीतती होगी। किसी ने नहीं सोचा कि इनको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर वो योग्य हो गए हैं तो हम उनको जम्मू कश्मीर के भीतर क्यों नौकरी नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ धारा 35A के कारण उनको जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया गया, उनको शिक्षा देने से मना किया गया। साथियों, ये है मीम भीम का सच। ये है कांग्रेस पार्टी कथाकथित वामपंथियों, बल्कि मैं तुम्हें पुनः कहूँगा धूर्त वामपंथी उग्रवादियों की सोच। देश के अंदर कार्य कर रहे, उस समय भी कार्य कर रहे होंगे जब मैं 60-65 साल की बात कर रहा हूं, तो मीडिया और मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं के भी नॉलेज में ये सब चीज़ें थीं, लेकिन एक व्यक्ति ने इसको के लिए आवाज़ तक नहीं उठाई। ये है 35A। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तानाशाही के कारण किया गया पंजाब के, देश के वाल्मीकि समुदायों के साथ घृणित और अमानवीय कृत्य जो केवल जम्मू और कश्मीर सरकार ने किया धारा 35A की आड़ में। साथियों, अगर ज़रा सोच के देखिए कि ये कार्य किसी अन्य सरकार के द्वारा या देश के किसी अन्य हिस्से में हुआ होता तो कितना बावैला मचता। अगर आज ज़रा सोच के देखिए कि यही कार्य वर्तमान मोदी सरकार किसी भी समाज के एक व्यक्ति के साथ करे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ बन जाएगी। मोदी जी को जिन जिन गालियों से नवाजा गया है, उनके लिए जो जो सम्मान सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें कितना और इजाफा हो जाएगा, ये हमारी परिकल्पना के भी बाहर है। मैं एक हैदराबादी जोकर से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, दलितों के लिए अपनी आवाज़ उठाने वाले धूर्त वामपंथी उग्रवादियों से पूछना चाहता हूँ, मीम और भीम की दुहाई देने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं बहन मायावती जी से पूछना चाहता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, बल्कि समाजवादी तो नहीं, इन्हें देश का लुटेरा कहना चाहिए, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को इन वाल्मीकियों के साथ हो रहे इस अत्याचार पर ध्यान नहीं गया? क्या आप लोगों का कभी ये ध्यान नहीं गया? आप लोग देश में राजनीति कर रहे हैं, क्या कभी आपके संज्ञान में ये बात नहीं आई? कहाँ गया इन वाल्मीकियों के लिए संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 15, जिसमें जात पात, धर्म, मजहब और लिंग के आधार पर भेदभाव ना किए जाने का प्रावधान था? कहाँ गया वो आपका अनुच्छेद 16 जो सरकारी सेवाओं में सबको बराबरी के अधिकार देता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव से वर्जित करता है? कहाँ गया इन लोगों के लिए अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, भीख मांगना और बंधुआ मजदूरी से मुक्ति की बात? आर्टिकल 23 का एक खुल्ला उल्लंघन था कि जब वाल्मीकि समुदाय के लोगों के लिए ये आदेश पारित कर दिया गया, वो भी एक सरकार के द्वारा, कि अगर आप करेंगे तो केवल सफाई कर्मियों का ही काम करेंगे। तो क्या ये एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी नहीं है? क्या आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं है? जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, जो संविधान की आज पल पल पे दुहाई दे रहे हैं, कहाँ थे ये लोग उस समय?
क्यों नहीं इनके मुंह से एक आवाज़ निकली, ये मैं जानना चाहता हूं और ये देश भी जानना चाहता है। इन लोगों को जबरन सफाई कर्मी बनाया गया। और सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, चीतों की मौत पर संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट से, पल पल संसद के काम में दखल देने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट से, मानवाधिकार का रक्षक जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है उससे पूछना चाहता हूं, क्या आपका भी ध्यान इस पे नहीं गया? और एक साथियों तमाशा और देखिए, 2013 के आसपास अशोक पंडित और उनकी टीम ने 35A संबंधी विधेयक को निरस्त करने के लिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी। और 2013 से 5 अगस्त 2019 तक 6 साल हो गए। इस बीच में तारीख पे तारीखें पड़ती रहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हल नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप ज़रा सी बात की स्क्रूटनी करते हैं। जिस समय आपके सामने ये याचिका आई थी और मीडिया में, पेपर्स में ये बात चल रही थी कि ये 35A एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जोड़ा गया, क्या उस समय इसकी तहकीकात नहीं की जानी चाहिए थी राज्यसभा सचिवालय से, लोकसभा सचिवालय से तुरंत, कि क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही होती तो जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूं कि रोज़ाना सुनवाई करके पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री की मुद्दे पर सुनवाई होती है, क्या इस मुद्दे में माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई रोज़ नहीं कर सकता था? चुनाव आयुक्त कौन होगा, इस मुद्दे की तत्काल सुनवाई हो जाती है, उस पर जल्द निर्णय दे दिया जाता है। महाकाल पे कितना पानी चढ़ेगा, इस पे तुरंत निर्णय आ जाता है। इस प्रकार की याचिकाएं तो 6-6 साल नहीं लंबित रहती हैं। दही हांडी की ऊंचाई कितनी होगी, इस पर भी तत्काल फैसला आ जाता है। 6-6 साल तो इस पे फैसला नहीं लटका रहा। दिवाली पर पटाखे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इस पर भी फैसला चंद दिनों में आ जाता है। 6-6 साल तक तो फैसला नहीं लटका रहता है। कितने ही ऐसे निर्णय हैं जिन पे रोज़ाना सुनवाई करके तुरंत फैसला दिया जाता है। रात के 2-2 बजे तक हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट बैठता है। रात के 9-9 बजे तक किसी व्यक्ति विशेष को ज़मानत दे दी जाती है। लेकिन क्या हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि जब धारा 35 से संबंधी पिटीशन आपके सम्मुख आई थी तो उस पर सारे तथ्यों की रोज़ाना बैठ के तत्काल सुनवाई करी जाती और इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों के साथ जो ये घृणित अमानवीय कार्य किया गया, ये तत्काल प्रभाव से रोका जाता? ये देश जानना चाहता है, ये पूछा जाना चाहिए और ये पूछा भी जाएगा। अगर 5 अगस्त 2019 को मोदी जी के द्वारा धारा 370 और 35 से ना हटाई गई होती तो पता नहीं आज भी हमारा ये वाल्मीकि समुदाय जो लाखों की आबादी में हो गया है, आज भी यही अमानवीय घृणित यातनाएं झेल रहा होता। साथियों, पहचानिए, मेरा आपसे निवेदन है, पहचानिए इन मीम भीम का नारा लगाने वालों को, पहचानिए इन दलित उत्थान की बातें करने वालों को, पहचानिए इन वामपंथियों को, पहचानिए इन समाजवादियों को। ये दलित उत्थान, दलित उत्पीड़न की बात करके आपको के संख्या सलूक कर रहे हैं। ये एक प्रकार से मेरी नज़रों में जिन लोगों ने भी इन वाल्मीकि समुदाय के लोगों के साथ हो रहे इस अमानवीय कृत्य को रोकने के लिए आवाज़ नहीं उठाई, वो मेरी नज़र में भेड़िए हैं और राक्षस हैं। आज देश की जनता को इन राक्षसों को पहचानना पड़ेगा, जिन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन दलित वाल्मीकियों के लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई।
साथियों, ये भेड़िए कब किस हद तक हैवानियत की हद तक उतर जाएं, ये हमारी सोच के भी परे है। हमें इनको पहचानना चाहिए और हमें इन्हें पहचानना पड़ेगा। देश नहीं भूलेगा इन 2000 वाल्मीकि परिवारों के साथ किए गए इस घृणित अमानवीय कृत्य को, जो देश के संविधान की नाक के नीचे होता रहा। देश के संविधान का उल्लंघन होता रहा इन वाल्मीकि समुदायों को हर प्रकार से, हर चीज़ से वंचित करने के लिए। और यही लोग जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे वो मीम भीम के नारे लगाने वाले हों, वामपंथी हों, समाजवादी हों, कांग्रेसी हों, सब चुप बैठे रहे। और तो और जब 5 अगस्त 2019 को 35A को स्क्रैप करने के विधेयक संसद में आए और उसके बाद से आज तक ये लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धारा 370 और 35A को हटाने संबंधी कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जाए, ताकि उन वाल्मीकि समुदायों को जो ये अधिकार मिल गए हैं फिर उनको उस अमानवीय और नरक में धकेला जा सके। साथियों, ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है, इस देश के लिए शर्म की बात है कि एक प्रांत में, केवल एक और एक प्रांत में हमारा वाल्मीकि समुदाय इस अमानवीय घटना का शिकार होता रहा, इस अमानवीय कृत्य का शिकार होता रहा। और देश का उदारपंथी, तथाकथित उदारपंथी और तमाम वर्ग चुपचाप बैठा रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी अगर वाल्मीकि समुदाय का व्यक्ति किसी भी अन्य प्रांत में अगर जाए तो क्या उसके लिए ये सब ज़रूरी होगा? वो वहाँ जाएगा, तुरंत उसका वोटर आई कार्ड बन जाएगा, कभी नागरिकता का सवाल उसके सामने नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि अन्य प्रांतों में धारा 35A नहीं जोड़ी गई है उन प्रांतों के लिए। ये केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जम्मू कश्मीर पे नजरें इनायत करने के लिए जोड़ी गई थी। और उसकी आड़ में इन वाल्मीकि लोगों के साथ क्या हुआ, इसका मैंने आपके सामने पूरा एक ब्यौरा रखा है। फैसला आपको करना है। आपसे अनुरोध है कि इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय हो, निष्पक्ष राय ज़रूर लिखें और उससे मुझे अवगत कराएं। तो साथियों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मैं किसी ऐसे ही अन्य विश्लेषण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।